बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो लेक्चर है आज का, उसमें हम अपने नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एंजाइम। ठीक है, उस चैप्टर की हम लोग बात करेंगे। एंजाइम के बारे में एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एंजाइम होता क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वन बाय वन हर चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। चैप्टर का नाम हमारे पास है एंजाइम। ठीक है। अच्छा बेटा, एंजाइम जो है दरअसल अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको अलग नाम देते हैं, और अगर मैं बायोलॉजिकली अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे पास एंजाइम एक अलग कैटेगरी के अंदर आता है। सिर्फ एंजाइम की अगर बात करें तो एंजाइम को दरअसल यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है एंजाइम के लिए, और वो ये है कि एंजाइम हमारे पास एक बायो कैटलिस्ट है। एंजाइम क्या है मेरे पास? एक बायो कैटलिस्ट। ठीक है, ये याद रखना, बायो कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं। सॉरी, अब ये कैटलिस्ट क्या होता है, हम वन बाय वन उसके बारे में समझते हैं कि कैटलिस्ट हम लोग कहते किससे बेटा। ठीक है, बायो कैटलिस्ट। ठीक है, बायो कैटलिस्ट। अब ये जो बायो कैटलिस्ट है, इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, हमारे पास जो केमिस्ट्री है, हम उसमें वर्ड इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट का वर्ड किन के लिए यूज़ किया जाता है? कैटलिस्ट का वर्ड ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है जो दरअसल किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हुए वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को क्या कर देते हैं? बूस्ट अप करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। कैटलिस्ट क्या करते हैं? हमेशा केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बूस्ट अप किया जाता है। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव कैटलिस्ट की बात नहीं कर रहा। ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम का रोल जो हम पढ़ने वाले हैं वो एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, और जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं उनका काम यही होता है कि वो केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ाते हैं, वो बूस्ट अप करते हैं। तो बायो कैटलिस्ट क्या होगा? एंजाइम। अब यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो तमाम के तमाम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद होंगे। अगर वो लिविंग बॉडी के बाहर किसी लैब के अंदर, किसी लेबॉर्ट्री के अंदर हम परफॉर्मेंस करवा रहे हैं और वहाँ पर कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेटा वो बायो कैटलिस्ट नहीं कहलाएगा। उसके लिए हम जस्ट टर्म इस्तेमाल करेंगे कैटलिस्ट की। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई कैटलिस्ट मौजूद है या कोई एंजाइम मौजूद है, तो बेटा उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है बायो कैटलिस्ट का। तो बायो कैटलिस्ट का काम क्या होगा? ये भी यही काम करेगा। क्या? ये बूस्ट अप करेगा। ये क्या करेगा? बूस्ट अप द केमिकल, सी आर करके लिख रहा हूँ, पूरा मैं नहीं लिख रहा, रिएक्शन। केमिकल सी आर का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को क्या करते हैं? बूस्ट अप करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शंस जो कई कई घंटों में होते हैं उनको मिनटों में करवाने का काम किसका होता है? बायोकैटलिस्ट का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बूस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन करेगा बायोकैटलिस्ट, किसके अंदर करेगा? ये रिएक्शंस को तेज़ करेगा किसके अंदर बेटा? ये रिएक्शन को तेज़ करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। एंजाइम की एग्जांपल एक सीजर से ले लो आप दो बंदे हैं, एक मैं आपको, एक बंदे को मैं कपड़ा दे रहा हूँ, दूसरे को मैं कपड़ा दे रहा हूँ, लेकिन एक बंदे को मैं साथ में सीजर भी दे रहा हूँ, और दूसरे को मैं जस्ट कह रहा हूँ कि आप अपने हाथ से कपड़े को फाड़ो, और दूसरे को मैं कह रहा हूँ नहीं, आप सीजर का यूज़ करते हुए कपड़े को फाड़ो। तो किसका जल्दी कपड़ा जो है वो कटिंग करेगा या फटेगा? तो बेटा वही यही होगा कि हमारे पास जिसको मैंने सीज़र दिया है वो फ़ौरन से क्या करेगा? वो उसको काटेगा, यानी जल्दी से जल्दी हमारा काम करेगा। तो जो एंजाइम्स होते हैं इनका काम भी यही होता है कि ये दरअसल जो रिएक्शंस घंटों में हो रहे होते हैं उनको मिनटों में करवा देते हैं या सेकंडों में करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ज़िंदा रहना है। ठीक है भाई, हमने ज़िंदा रहना है। हमने ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी बॉडी की, जो हमारी बॉडी है, जो सेल लेवल के अंदर बहुत सारी परफॉर्मेंस हो रही होती है। तो बेटा उन परफॉर्मेंस को, उन कामों को, उन वर्क को करने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम लोग जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उन तमाम के तमाम परफॉर्मेंस को करने के लिए हमें जस्ट जो ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरत पड़ती
तो तो हमें अपनी डेली लाइफ के अंदर, अपनी डेली रूटीन के अंदर जो भी हम लोग काम करते हैं, उस काम को परफॉर्म करवाने के लिए हमें लाजिमन एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मल्टीपल्स या बिलियंस ऑफ या मिलियंस ऑफ रिएक्शन जो हो रहे हैं वो मिनटों में हो रहे हैं, सेकंडों में हो रहे हैं, तो उनको परफॉर्म करवाने वाला कौन होता है? वो एंजाइम होता है। उन रिएक्शंस को जल्द से जल्द करवाने वाला कौन होगा? वो एंजाइम होगा। ये बात याद रखिएगा। तो एंजाइम का सबसे पहला फंक्शन तो यही आपको समझ आ गया कि एंजाइम जो है वो क्या काम करता है? एज अ बायोकैटलिस्ट काम करता है। और बायोकैटलिस्ट का क्या मतलब होगा कि ये हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ाएगा। इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो प्रोटीन नेचर होती है। ठीक है, ये याद रखना, प्रोटीन इन नेचर। इनकी जो, अगर मैं नेचर की बात करूँ, मैं हेडिंग बना देता हूँ या नेचर की, तो मैं अगर एंजाइम के नेचर की बात करूँ, नेचर क्या है भाई? इसकी प्रोटीन नेचर है। यानी अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल ये आपको प्रोटीन जैसा दिखेगा। ठीक है, हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा भी है अपने लेक्चर्स के अंदर, पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था। तो दरअसल इन एंजाइम्स की जो नेचर होती है वो भी किन की तरह होती है? बिल्कुल प्रोटीन की तरह होती है। ठीक है, अच्छा भाई, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमारे पास एंजाइम्स की दो कैटेगरी, हमारे पास जो एंजाइम्स की कैटेगरीज़ बनती हैं वो दो किस्म की कैटेगरीज़ बनती हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। एंजाइम्स की हम लोग दो कैटेगरीज़ बनाते हैं। ठीक है, एंजाइम कितनी कैटेगरीज़ बनाते हैं? दो कैटेगरीज़ बनाते हैं। और वो कौन कौन सी कैटेगरीज़ बनाते हैं उसकी बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा, हमारे पास वो एंजाइम्स दो लेवल्स के, दो किस्म के एंजाइम्स होते हैं। एक वो एंजाइम जो सेल के अंदर काम कर रहे हैं और एक वो एंजाइम जो सेल के बाहर काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं? एंजाइम्स की हमने दो कैटेगरीज बनाई हैं। एक वो एंजाइम जो सेल के अंदर काम कर रहा है और एक वो एंजाइम जो सेल के बाहर काम कर रहा है। तो वो एंजाइम जो सेल के अंदर काम करेगा उसको हम लोग नाम देंगे एंडो एंजाइम का। क्या नाम देंगे? एंडो एंजाइम। ये कौन सा सेल, ये कौन सा एंजाइम है भाई? ये वो एंजाइम है जो इनसाइड सेल के वर्क करेगा। इनसाइड क्या करेगा बेटा? सेल के वर्क करेगा। यानी ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर काम करेगा भाई? अगर सेल के अंदर है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल जो होता है, अगर ये उसके अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है, एंजाइम उसके अंदर किसी केमिकल रिएक्शन को तेज़ करवा रहा है, तो ये कहलाएगा क्या? ये हमारे पास कहलाएगा एंडो एंजाइम। और दूसरे एंजाइम की टाइप आती है एक्सो एंजाइम। ये जो एक्सो एंजाइम होते हैं ये क्या होते हैं? तो जो एक्सो एंजाइम होते हैं ये आउटसाइड द सेल वर्क करते हैं। क्या करते हैं? आउटसाइड, स्पेलिंग या टी भी आएगा, सॉरी, आउटसाइड सेल जो है वो क्या करते हैं? हमारे पास वर्क करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यानी सेल के बाहर अगर कोई एंजाइम वर्क कर रहा है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो उसको हम लोग नाम देंगे एक्सो एंजाइम का। तो ये दो कैटेगरीज के एंजाइम्स मैंने आपको बता दिए। अच्छा भाई, अब हम लोग आगे बात करते हैं। भाई आगे हम लोग इसकी बात करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग ज़रा कुछ टर्म्स की बात करते हैं जिससे आप लोग जो हैं वो इस चीज़ को, इस एंजाइम को मज़ीद समझ सकते हैं। इस एंजाइम के बारे में मज़ीद जो है वो आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो अब एंजाइम के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ, अगर एंजाइम की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की बात करते हैं कि एंजाइम का स्ट्रक्चर होता कैसे, एंजाइम में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, उनको वन बाय वन हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर भी इनको डिस्कस करते हैं कि वन बाय वन कि हमारे पास कौन कौन से जो एंजाइम्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट, कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एंजाइम के अंदर मौजूद होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को बात करते हैं। एक चीज़ तो हमारे पास कंफर्म है स्ट्रक्चर की, अगर मैं बात करने से पहले मैं बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की, एक चीज़ तो बेटा याद रखना, ये कंफर्म है हमारे पास। वो क्या चीज़ कंफर्म है? वो ये चीज़ कंफर्म है कि हमारे पास जो एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। कैसे स्ट्रक्चर होता है? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, यानी 3D फॉर्म के अंदर ये मौजूद होता है हमारे पास। ये 2D नहीं होता, ठीक है, या 1D नहीं होता, या कोई भी हमारे पास आप कह दो, लेकिन इसके जो नेचर है, इसकी जो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। और अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के अंदर चीज़ आती है, हम उसको नाम देते हैं सबस्ट्रेट का। क्या नाम देते हैं? सबस्ट्रेट का नाम दिया जाता है। सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट क्या होता है? बहुत बच्चे जो हैं वो इस वर्ड से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट के इस वर्ड से बहुत ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बात बताऊं सबस्ट्रेट क्या होता है,
सबस्ट्रेट दरअसल कोई भी रिएक्टेंट जो साइड होती है, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होता है उसको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, कोई भी रिएक्टेंट मेरे पास, कोई भी रिएक्टेंट मेरे पास जो होगा केमिकल रिएक्शंस में, जो भी मेरे पास बेटा रिएक्टेंट होता है, जो रिएक्टेंट होती है मेरे पास, वो क्या कहलाती है बेटा, वो सबस्ट्रेट कहलाती है, उसको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, जो रिएक्टेंट होते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। ठीक है, अब यही सबस्ट्रेट क्या होता है, ये सबस्ट्रेट जाता है एक्टिव साइट के ऊपर। अब एक्टिव साइट क्या है, मैं आपको एक यहाँ पर डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। फॉर सपोज मेरे पास एक एंजाइम है, ये रहा, ये एंजाइम का स्ट्रक्चर है, जर्नल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक एंजाइम है, ठीक है, और ये मेरे पास है सबस्ट्रेट। याद रखिएगा बेटा, एंजाइम्स की जो नेचर होती है, वो उनका जो फंक्शंस होता है वो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, वो हर एंजाइम का अलग एक स्पेसिफिक जो होता है वो सबस्ट्रेट होता है। यानी एक एंजाइम है मेरे पास, उस एंजाइम जो है वो ख़ास किस्म की सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन करने का दारोमदार रिएक्शन करता है बेटा। वो डिपेंड टोटली किसके ऊपर कर रहा होता है, एक अपने मखसूस किस्म के सबस्ट्रेट के ऊपर। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एंजाइम है, उसका नाम है पेप्सिन। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको समझ लेना, आसान सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे पास एक एंजाइम है, उसका नाम क्या है, पेप्सिन। ठीक है भाई, एक एंजाइम के होता है ये कहलाता है पेप्सिन। ये हमारे स्टमक के अंदर भी मौजूद होता है, या आपके तो स्टमक कह रहा हूँ, आपके इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होता है ये पेप्सिन। ये क्या करता है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। पेप्सिन जो है ये दरअसल ये प्रोटीन की डाइजेशन करता है। ये किसकी डाइजेशन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन डाइजेशन का काम करता है। ये एंजाइम है, ये एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको ताकि समझ आए। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन डाइजेशन। लेकिन अगर मैं पेप्सिन से कोई और काम करवाऊँगा, पेप्सिन से क्या करवाऊँगा, कोई और काम करवाऊँगा या किसी और ऑर्गेनिक मटेरियल की डाइजेशन करवाने की कोशिश करूँगा, तो पेप्सिन नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी नेचर ये नहीं है कि वो किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करवा सके, या किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट करे। ठीक है, तो पेप्सिन जस्ट किसके ऊपर वर्क करता है, प्रोटीन के ऊपर रिएक्ट करता है, प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है। तो इस पेप्सिन का एक अलग स्पेसिफिक टाइप का रिएक्टेंट है या स्पेसिफिक टाइप का सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर वो जाकर काम करता है। पेप्सिन एक एंजाइम है और एंजाइम किसके ऊपर जाके वर्क करेगा, सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करेगा। तो इसका जो पेप्सिन जो है वो इसके लिए जो सबस्ट्रेट है वो प्रोटीन है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक सबस्ट्रेट बनाया, ये एस लिख रहा हूँ, ये मैंने क्या बनाया, एंजाइम बनाया। ठीक है, ये सबस्ट्रेट जो है वो एक जगह पर जाकर अटैच होता है, एक जगह पर जाकर अटैचमेंट होती है। एंजाइम के अंदर एक जगह बनी होती है जहाँ पर आके एक सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, जाकर आकर लगता है। ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर आकर वो सबस्ट्रेट अटैच होगा, मिसाल के तौर पे ये पॉइंट है, यहाँ पर आके क्या होगा, वो सबस्ट्रेट आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये रहा पॉइंट, मिसाल के तौर पे ये पॉइंट है ब्लैक से जो मैं वो कर रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर आके हमारा सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, आके अटैच हो जाएगा। तो ये जो सबस्ट्रेट है वो जिस पॉइंट के ऊपर आके अटैच हो रहा है, तो इसको हम लोग नाम, वो सबस्ट्रेट वो पॉइंट जहाँ पर कोई सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, कोई भी रिएक्टर आके अटैच होगा, उसको हम लोग नाम देते हैं एक्टिव साइट। क्या कहलाती है वो, एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया होगा सबस्ट्रेट किसे कहते हैं और एक्टिव साइट किसे कहते हैं। तो एक्टिव साइट वो पार्ट, एंजाइम का वो हिस्सा जहाँ पर सबस्ट्रेट आगे क्या होगा, अटैच होगा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, उसको हम लोग नाम देंगे एक्टिव साइट का नाम देंगे। और याद रखिएगा हर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक जो होता है हमारे पास एक्टिव साइट होती है। ठीक है, वो हर उसको देखने के लिए, ताकि एक्टिव साइट हमारे पास जो है ना, जाके कोई भी सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के ऊपर आगे क्या हो सके, इजीली आके अटैच हो सके। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अब इस एक्टिव साइट्स की दो रीजन बनती है। ठीक है, एक्टिव साइट की क्या बनती हैं, दो रीजन्स बनती हैं। इस एक्टिव साइट के भी दो हिस्से होते हैं। ठीक है, मैं उन एक्टिव साइट्स के पार्ट्स को डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। ज़रा एक्टिव साइट के पार्ट्स को देख लेते हैं। ये तो हमारे पास सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट के बाद हमने एक्टिव साइट पढ़ा, एक्टिव साइट के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव साइट की दो रीजन्स को। दो टाइप्स की जो रीजन्स होती हैं उनकी हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा रीजन है, कौन सा ऐसा पार्ट है, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं, ज़रा उनको देखते हैं। एक पार्ट, ये एक्टिव साइट की पार्ट बता रहा हूँ भाई मैं आपको। ठीक है, एक पार्ट एक्टिव साइट का जो एक पार्ट है उसको हम लोग नाम देते हैं बाइंडिंग साइट का,
बाइंडिंग साइट और एक कहलाती है कैटालिटिक साइट, कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट क्या होती है और कैटालिटिक साइट क्या होती है, दोनों के दोनों एक्टिव साइट की टाइप में। ठीक है, देखो भाई, जो मेरे पास एक्टिव साइट बाइंडिंग साइट होती है, उस बाइंडिंग साइट जो होता है भाई, ये दरअसल हमारे पास यहाँ पर टेम्पररी बॉन्ड बनते हैं। उसके साथ सबस्ट्रेट के साथ टेम्पररी बॉन्ड बनाया जाता है। मतलब उसको मिसाल के तौर पे टेम्पररी का मतलब ये होता है कि थोड़ी देर के लिए या कुछ वक्त के लिए बॉन्ड बनता है। ठीक है, वो कहाँ पर बनता है, सबस्ट्रेट के साथ थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए बॉन्ड बनाया जाता है। ठीक है, एक्टिव साइट पे, एक्टिव साइट के अंदर एक रीजन होता है जहाँ पर थोड़ी देर के लिए या कुछ वक्त के लिए हमारे पास सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाया जाता है, जिस उस साइट को हम लोग नाम देते हैं बाइंडिंग साइट का। और इसके अंदर क्या होता है, टेम्पररी बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, टेम्पररी बॉन्डिंग। या हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या होती है, टेम्पररी बॉन्डिंग होती है। टेम्पररी बॉन्डिंग होती है। ठीक है भाई, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बॉन्डिंग हो गई। अब ये वो पार्ट है जहाँ पर थोड़ी देर के लिए बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जब तक कैटालिसिस या कैटालाइटिक रिएक्शंस स्टार्ट नहीं होते, तब तक जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, बाइंडिंग साइट के साथ सबस्ट्रेट को जोड़ कर रख देती है। यानी ये बाइंडिंग साइट क्या करता है, सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ कर रखता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वहाँ पर जो है वो सबस्ट्रेट जो है वो फिर कहाँ पर चले जाता है, कैटालिटिक साइट के ऊपर चले जाता है, जहाँ पर कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। कैटालिटिक एक्टिविटी होती है यहाँ पर, यानी रिएक्शंस को करवाने की एक्टिविटी होती है, रिएक्शंस को बूस्ट अप करने की एक्टिविटी यहाँ पर कैटालिटिक साइट के ऊपर परफॉर्म होती है। यानी अगर मैंने मिसाल के तौर पर पैप्सिन है, तो पैप्सिन की जो है वो क्या करेगा, पैप्सिन है मिसाल के तौर पर मेरे पास। अब पैप्सिन में क्या होगा कि वो सबसे पहले पैप्सिन आएगा, प्रोटीन आएगा। पैप्सिन एक एंजाइम रखा हुआ है, प्रोटीन आएगा और प्रोटीन आकर पैप्सिन के ऊपर, पैप्सिन के बाइंडिंग साइट के ऊपर आके अटैच हो जाएगा। मिसाल इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, ये मेरे पास एंजाइम बन रहा है, ये एंजाइम जो है वो पैप्सिन एंजाइम है। ठीक है, ये दो साइट्स मैंने बना दी हैं। ठीक है, और ये मेरे पास बना हुआ है, ठीक है, ये मैंने बना दिया सबस्ट्रेट, जो कि सबस्ट्रेट क्या है मेरे पास, प्रोटीन है। ये एंजाइम है और ये कौन सा है, पैप्सिन। ये साइट जो है मिसाल के तौर पे इसको मैं नाम दे रहा हूँ पैप्सिन का बाइंडिंग साइड है। ठीक है, और यहाँ पर भी मिसाल के तौर पे ये जो हिस्सा है, एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है, बाइंडिंग साइट है। और ये जो एरिया है ऊपर वाला, मिसाल जस्ट फॉर टेकिंग एग्जांपल, ये जो मेरे पास एरिया है, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ कैटालिटिक साइट का। अब सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आएगा एंजाइम, जो हमारे पास पैप्सिन है, एंजाइम है। सबस्ट्रेट क्या करेगा, इस एक्टिव साइट के अंदर आएगा, सबसे पहले एक्टिव साइट पे आके लगेगा, अटैचमेंट हो गई। अब जहाँ पर टेम्पररी अटैचमेंट होगी वो ये साइट है। टेम्पररी अटैचमेंट क्या होगी, ये बाइंडिंग साइट वाली अटैचमेंट है। यहाँ पर टेम्पररी अटैचमेंट हो रही है। अटैचमेंट क्यों हो रही है, ताकि जब तक कैटालिटिक साइट के अंदर कोई एक्टिविटी शुरू नहीं होती है, ठीक है, कैटालिटिक साइट जो है कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रही है, तब तक जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परफॉर्मेंस, यहाँ पर जो है इसको हम लोग बाइंडिंग साइट को बांध कर रखेंगे। ठीक है भाई, अच्छा चलें, हम लोग क्या करते हैं भाई, अब हम लोग यहाँ पर ये करते हैं, हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि ये सबस्ट्रेट आके यहाँ पर अटैच हुआ, यहाँ पर आके सबस्ट्रेट लगा। ठीक है भाई, बाइंडिंग साइट से अटैच हुआ। जैसे ही कैटालाइटिक साइट के अंदर एक्टिविटी स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर बाइंडिंग साइट इसको छोड़ भी दे, बॉन्ड टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि रिएक्शंस क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। ठीक है भाई, ये दो हिस्से हमारे पास थे, ये दो पार्ट्स हमारे पास थे बेटा, इसके अंदर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। अगर मैं स्ट्रक्चरल पार्ट की, अगर मैं एंजाइम की मज़ीद बात करूँ, तो इसके अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज, काफ़ी कैटेगरीज बनती हैं। एक हमारे पास आता है को फैक्टर, फिर एंजाइम्स की मिसाल के तौर पर टाइप्स ही अगर मैं कह दूँ, फिर को फैक्टर आते हैं, को एंजाइम आते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बनता है, फिर उसकी कैटेगरीज बनती हैं, को एंजाइम, होलो एंजाइम। ठीक है, ये सारी की सारी 4-5 कैटेगरीज हमारे पास बनती हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है
लाजिमन ये हम लोग नहीं कह सकते कि एंजाइम की जो नेचर है वो प्रोटीन वाली है। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनकी नेचर क्या होती है, प्रोटीन वाली होती है, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम कैसे होते हैं, उनकी नेचर क्या होती है, प्रोटीन वाली होती है। मेजॉरिटी एंजाइम जो है उनकी नेचर कैसी है भाई, प्रोटीन जैसी नेचर है, ठीक है। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो नॉन प्रोटीन नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, जो नॉन प्रोटीन नेचर के होते हैं, उनकी जो नेचर है वो प्रोटीन जैसी नहीं होती। अगर ऐसा एंजाइम कोई है जो जिसकी नेचर प्रोटीन जैसी नहीं है, तो फिर हम उसको नाम देते हैं कोफैक्टर का। क्या नाम देते हैं, कोफैक्टर का नाम दिया जाता है। ये याद रखिएगा बेटा, मैं लिख देता हूँ आपके पास ताकि आपको याद रहे, ठीक है। मैंने एंजाइम की कैटेगरीज़ की बात की है यहाँ पर। तो सबसे पहले एक कैटेगरी बनती है कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर क्या होता है, ये अकॉर्डिंग टू द नेचर की बात हो रही है, ठीक है। प्रोटीन नेचर के मुताबिक अगर बात करें तो अगर कोई प्रोटीन जो है, अगर वो नेचर, उसकी जो नेचर है वो प्रोटीन वाली है, कोई भी हमारे पास एंजाइम है उसकी नेचर प्रोटीन वाली है, तो सिंपल मेरे पास वो प्रोटीन ही कहलाएगा, एंजाइम कहलाएगा, सॉरी। लेकिन अगर उसकी जो नेचर है वो चेंज हो रही है, अगर उसकी नेचर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है भाई, उसकी नेचर क्या हो रही है भाई, चेंज हो रही है, तो बेटा याद रखना, यानी उसकी नेचर क्या चेंज हो रही है, मतलब ये कि उस एंजाइम जो है उसकी जो नेचर है वो प्रोटीन जैसी नहीं है, ठीक है। यानी हम लोग कहते हैं नॉन प्रोटीन एंजाइम, नॉन प्रोटीन एंजाइम, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोफैक्टर का नाम देते हैं, नॉन प्रोटीन एंजाइम। ये क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है हमारे पास कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन एंजाइम क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं दरअसल नॉन प्रोटीन एंजाइम कहलाते हैं। उनको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, इसको हम लोग नाम देते हैं कोफैक्टर का नाम देते हैं, ठीक है। अब कोफैक्टर का काम क्या होता है भाई, ये कोफैक्टर क्या करवाता है, सबस्ट्रेट की अटैचमेंट करवाता है। सबस्ट्रेट की क्या करवाता है, अटैचमेंट करवाता है। ये कोफैक्टर जो है इसका फंक्शन क्या होगा, ये जो सबस्ट्रेट होगा ये इसको अटैच करवाएगा, सबस्ट्रेट को क्या करवाएगा, अटैच करवाएगा, अटैचमेंट करवाता है, ये अटैचमेंट करवाएगा, ठीक है। क्या करवाएगा, अटैचमेंट करवाएगा, किसकी अटैचमेंट, किसकी करवाएगा भाई, सबस्ट्रेट की अटैचमेंट करवाएगा। ये सबस्ट्रेट की अटैचमेंट किसके साथ करवाएगा, एक्टिव साइट पे क्या करवाएगा, ये AS करके लिख रहा हूँ, एक्टिव साइट, इसके ऊपर जाकर ये क्या करवाता है, सबस्ट्रेट की अटैचमेंट करवाता है, ताकि हमारे पास क्या परफॉर्म हो सके, कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म हो सके, ठीक है, ताकि हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो रिएक्शंस परफॉर्म कर सकें। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं कोफैक्टर के हवाले से, अब कोफैक्टर्स की भी दो कैटेगरीज बनती हैं। अब कोफैक्टर या तो ऑर्गेनिक होंगे या फिर इनऑर्गेनिक होंगे, ठीक है। कोफैक्टर की भी दो कैटेगरीज बनती हैं। अगर मेरे पास कोफैक्टर, या तो कोफैक्टर क्या होंगे भाई, ऑर्गेनिक होंगे, या फिर कोफैक्टर क्या होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे, ठीक है। अच्छा भाई, फिर हम आगे भी इसकी बेस बहुत है कि अगर कोफैक्टर इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या होते हैं भाई, जैसे मेटेलिक आइंस होते हैं। मेटेलिक आइंस कौन से होते हैं, सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे मेटेलिक आइंस कहलाते हैं। तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है भाई। और अब मेरे वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर मेरे पास कोफैक्टर की दो कैटेगरीज बना रहा हूँ मैं, कोफैक्टर की दो कैटेगरीज बना लेते हैं भाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ आ सके। कोफैक्टर की टाइप्स पढ़ने हैं अभी हम, कोफैक्टर्स की हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स पढ़ रहे हैं। या तो कोफैक्टर क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा, या फिर कोफैक्टर क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा। व्हाट इफ कोफैक्टर इज ऑर्गेनिक एंड व्हाट इफ कोफैक्टर इज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। अगर कोफैक्टर मेरे पास क्या है, इनऑर्गेनिक है, कोफैक्टर मेरे पास क्या है, इनऑर्गेनिक है, तो क्या होगा। और अगर कोफैक्टर मेरे पास क्या है, ऑर्गेनिक है, तो हम उसकी क्या कैटेगरीज बनाएंगे, ऑर्गेनिक है। अगर मेरे पास इनऑर्गेनिक है कोफैक्टर, अगर इनऑर्गेनिक है तो हम इसमें हमारे पास मेटेलिक आयन आते हैं। जो मेटेलिक आयन्स होते हैं वो हमारे पास सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कहलाते हैं, मेटेलिक आयन्स। मेटेलिक आयन्स कौन से होते हैं भाई, वो तो आपको पता होगा, सोडियम आयन, ठीक है भाई, क्लोरीन आयन, ठीक है, मैग्नीशियम आयन, ठीक है, फॉर सपोज एग्जाम्पल, ठीक है, सोडियम एक मेटल है, मैग्नीशियम है मेरे पास, ये क्लोरीन है मेरे पास, ये हमारे पास क्या है भाई, फोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारे पास मेटेलिक आइंस कहलाते हैं, ठीक है। ये तो हमने सिंपल था इनऑर्गेनिक की बात की। लेकिन अगर मेरे पास कोफैक्टर ऑर्गेनिक है, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मेरे पास इफ़ द कोफैक्टर इज ऑर्गेनिक, तो हमारे पास दो कैटेगरीज बनती हैं। अगर मेरे पास क्या है, कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक है, तो मेरे पास कितनी कैटेगरीज बनती हैं। अगर मेरे पास कोफैक्टर क्या है, ऑर्गेनिक है, तो मेरे पास दो कैटेगरीज बनती हैं भाई, ये याद रखना। अब वो दो कैटेगरीज कौन सी बनती हैं, बात करते हैं।
क्या है भाई, ऑर्गेनिक है तो दो कैटेगरीज बनती हैं। एक क्या भाई, एक मेरे पास कहलाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और दूसरा मेरे पास कहलाता है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा कहलाता है कोएंजाइम। अगर मेरे पास कोफैक्टर क्या है, ऑर्गेनिक है, तो हमने उसकी भी क्या कर दी है, दो कैटेगरीज बना दी हैं। अगर कोएंजाइम की बात करें तो दो कोएंजाइम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोएंजाइम्स जो होते हैं बेटा वो वाइटामिन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। जो कोएंजाइम्स हम लोग कहते हैं दैट दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कोएंजाइम वाइटामिन्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स होते हैं, ये क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं किसके भाई, डेरिवेटिव किसके होते हैं, ये वाइटामिन्स के, वाइटामिन्स के क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। इनको हम लोग डेरिवेटिव ऑफ विटामिन का भी नाम देते हैं कोएंजाइम्स को, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास टाइप आती है, जैसे निकोटीन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक टाइप और बनती है जिसको NAD के नाम NAD के नाम से भी जान, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। तो ये कोएंजाइम की मैं एक टाइप लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, वो है निकोटीन, एग्जाम्पल है निकोटीन, ठीक है। इसको एक और आती है निकोटीन के अलावा, इसको हम लोग नाम देते हैं फ्लेविन का। फिर इसके अलावा इसके और इसे NAD, ठीक है। ये सारी की सारी कैटेगरीज आती हैं किसके अंदर, ये दरअसल NAD और FAD की ही दो कैटेगरीज बनती हैं। एक को हम लोग निकोटीन का नाम देते हैं और एक को हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्लेविन का नाम देते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं प्रोस्थेटिक की बात, ग्रुप की बात करूँ, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं, बाकी जो हमारे पास वो हिस्सा हमारे पास इसका भाई कोफैक्टर का वो पार्ट जो क्या बेटा परमानेंटली और कोवलेंट पार्ट होता है। क्या पार्ट होता है, एंजाइम का जो कोवलेंट वाला पार्ट होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप का, ठीक है। कोवलेंट पार्ट जो होता है, ठीक है, कोवलेंट पार्ट जो होता है, कोवलेंटली बॉन्डेड जो पार्ट होता है, कोवलेंट बॉन्ड तो आपको पता है जो शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग से बन रहा होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स या आपस में जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जो कोवलेंटली बॉन्ड होता है, ठीक है, जो क्या होता है, कोवलेंटली बॉन्ड जो हमारे पास होता है, कोवलेंटली बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंटली बॉन्ड जो हमारे पास होता है बेटा एंजाइम, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, या कोफैक्टर, सॉरी, कोवलेंटली बॉन्ड जो कोफैक्टर होता है उसके लिए हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं, बाकी हमारे पास इसकी दो टाइप्स और रह गई हैं, दो किस्म की टाइप्स रह गई हैं। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।